हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने अपने स्टडी का डेली रूटीन सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं, जो डिस्कशन होगा वो सीटेट के ईवीएस सब्जेक्ट पर होगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पे प्रैक्टिस सेट 5वां है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट भी इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है, 5 जनवरी 2022 में जिस प्रकार का सीटेट में ईवीएस का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पूछा गया था, पेपर पूछा गया था, वही टॉप 30 प्रश्नों की बात होगी और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्या भी दी जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इम्पॉर्टेंट है। आपका स्कोर इन टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। आपकी सफलता की शुभ मनोकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और किस प्रकार से चर्चाएँ होंगी, किस प्रकार से बातें हैं, सभी प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी और बहुत ही आसानी से समझा जाएगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि तरुण भरत संघ की एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है, यानी कि जो तरुण भारत संघ की एक संस्था है और वो जल के संरक्षण, जल के बचाव के लिए, जल और वन के बचाव के लिए स्पेशली बनाई गई थी। और इसके प्रधान मुख्य कौन है। ऑप्शन देखते हैं, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है वे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित यानी कि सदाबहार प्रश्न है इनसे संबंधित, जो कि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सी टेट में भी रिपीट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे तरुण भारत संघ की बात हो रही है तो वहाँ पे बात की जाए तो अगर इस प्रश्न को अगर हम इस तरह से पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जो है आपको जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप इसका साथ बहुत ही सही आंसर देंगे, जो कि आपने सही चूज़ किया होगा, राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था जो जल संरक्षण और वन संरक्षण पर कार्य करती है, वो उनके जो मुख्य हैं यानी कि प्रधान है वो राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और तरुण भारत संघ की स्थापना जो है 30 मई 1975 में हुई थी। नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक जो हैं राजेंद्र सिंह हैं, जो कि ऑप्शन तीसरा है, और जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे मेधा पाटकर, ये जो हैं आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सुंदर लाल बहुगुणा, आपको पता ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हमेशा पूछा जाने वाला, चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं, ये 3 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट थे, उन पर बातें हो गई। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। जो भूमि के अंदर जल है उसका कम होने का कारण क्या है। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना यानी कि वृक्ष कम हो रहे हैं, सिंचाई एवं ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, नदियों का खूब रुख बदल रहा है और तथा बांध बन रहे हैं। तो देखिए सबसे सही जो भूमिगत जल कम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा सही है, वो तीसरा है कि सिंचाई हेतु जो ट्यूबवेल आप यूज़ करते हैं हम और गांव में बहुत ज़्यादा, और हाथों का पंप यानी कि जो नल रहते हैं गाँवों में, जिससे पानी लेना, कपड़ा धोना, मतलब सारे दैनिक कार्य किए जाते हैं, तो उससे जो है भूमिगत स्तर की जो जल की क्षीणता है वो कम हो रही है, कम हो रही है जल का स्तर। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। जलीय विविधता, जैसे आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा जब होती है तो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ताजमहल, उसका जो रंग पीला हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, ये पता है। और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टेट में भी, अदर एग्जाम्स में भी। तो बात कर लिया जाए तो इससे सिर्फ जो है इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जलीय विविधताएं जो हैं वो भी प्रभावित होती हैं। तो अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार रटा होगा और कई बार पढ़ा होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप जानते हैं किस प्रकार से अम्लीय वर्षा होती है।
जो है कि अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जब नॉर्मल वर्षा में जो बरसात होती है उसमें अम्ल की जब अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा हो जाती है, और उससे जो ताजमहल का रंग वो पीला हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। तो कई इमारतों और जल के स्तर भी बहुत प्रकार से प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। अलवण जल वो होते हैं जिनको हम पीने का पानी कहते हैं, जो पीने योग्य पानी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अलवण जिसमें लवणता कम हो, यानी कि जिसमें खारापन कम हो। तो जिसमें खारापन कम होगा वही पानी पीने योग्य होगा, तो वही बात हो रही है। पीने योग्य पानी जो जल की उपलब्धता बहुत कम है पृथ्वी पर, तो कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत अलवण जल की मात्रा है। यानी कि ऑप्शन में आपको ये चूज करना है कि किस में आपको पीने का योग्य ज़्यादा, पीने का जो पानी है वो ज़्यादा मिलेगा, नदियों में, झरनों में, ग्लेशियर में या जल प्रताप में, ठीक है। सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं नदियाँ जो हैं वो पीने योग्य नहीं है। नदियों का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं, इसमें खरपतवार के साथ साथ बहुत सी ऐसी नदियाँ और महासागर हैं, झरने हैं, जिसकी जो जल है वो अलवणीय है, यानी कि उसमें खारापन बहुत ज़्यादा है और जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बात होती है ग्लेशियर, जिसको हिमनद या हिमनदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये ग्लेशियर जो है बहुत कई सालों से जो पिघलता नहीं है, वहीं पे आपका उनकी जो पीने का पानी उपलब्ध होता है बहुत इन तीनों ऑप्शन से बढ़िया है कि ग्लेशियर में आपको जो है पीने योग्य पानी बिल्कुल अधिक मात्रा में मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। आगे देखते हैं, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेगेटिव क्वेश्चन हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तो नेगेटिव आंसर ही उसका सही होगा। एक सार्वभौमिक विलायक है, जल में कुछ भी घुल मिल जाता है, ये बात हो रही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ठीक है। घोलेगा क्यों बेचारा, वो घोलने की क्षमता है, ठीक है। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। पदार्थों की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान है। तो पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान रहे हैं सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा पांचवे का। तो सही बात कर ली जाए तो नेगेटिव तो पूछा है, तो नेगेटिव जो है वो तीसरा ही है कि जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। आप बताइए कि जल का घनत्व कितना होता है। 100 डिग्री तो नहीं होता है, ये बात तो सही है, लेकिन कितना होता है। तो जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि पूरा परिवार है, ऐसा नहीं है कि रीता के माता पिता अलग हैं और माता पिता और अपने भाई के साथ रहती हो। वो पूरा अपने दादा दादी और भाई बहन, चाचा चाची, कजिन्स के साथ रहती है। तो मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो देखिए, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, उनके भी बच्चे हों, यानी कि चाचा एवं उनके परिवार, मतलब चाचा के भी परिवार, उनके भी बच्चे हों, तो वो एक संयुक्त परिवार हो जाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल और आसान प्रश्न है। आगे देखते हैं, पैने, चपटे एवं चौड़े दांत आगे के दांतों वाले पशुओं की क्या बात हो रही है। पैने हों, ठीक है, चपटे हों एवं चौड़े दांत हों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिक भिन्न होती है, प्राथमिकता जो है भिन्न होती है। यानी कि इस प्रकार दांतों के हिसाब से हम दांतों के अलग अलग विभिन्नता के आधार पर हम उनके जो है खाने के तरीके और भोज्य पदार्थ को इंगित कर सकते हैं। तो वही बात हो रही है कि जिनके दांत पैने, चपटे एवं चौड़े होंगे, वो उनकी खाद्य संबंधित प्राथमिकता क्या होगी, वो क्या खाते होंगे। दूसरे पशुओं का मांस, अगर दूसरे पशुओं का मांस खाते तो उनके चपटे नहीं, उनके जो है नुकीले दांत होते और चीड़ फाड़ के खाने के काम आते हैं। जो घास एवं शाक, फल, अनाज, देखिए शाक इस तरह से लिखा जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, घास एवं शाक वो खाएंगे जिनके दांत पैने, चपटे एवं चौड़े हों। आगे देखते हैं, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं।
जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, मेजोफाइट, जेराफाइट और हेलियोफाइट। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पहला, हेलोफाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है कि खारे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, यानी कि वो ऐसी चित्रकारी जो जिनकी चित्रकारी में एक कथा हो, एक कहानी हो, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से और कश्मीर से। देखिए, 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, चित्रकाठी चित्रकला जो है कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये तो हो गया। ठीक है, और जैसे राजस्थान की बात कर ली जाए तो इसमें मेवाड़ चित्रकला है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इस बार जो सीटेट हुआ था 2022 में, वो आंध्र प्रदेश के कलमकारी चित्र बहुत ज़्यादा नया आया, और जो लोग नहीं पढ़े थे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और जब चित्रकला है आपके सिलेबस में तो उसको पढ़ना है। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और बहुत अच्छा। और बिहार में जो मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला से भी प्रश्न पूछे गए थे। और महाराष्ट्र में जो है आपका वर्ली चित्रकला भी संबंधित है। कश्मीर में जम्मू चित्रकला है जो कि आसान है, कश्मीर से जम्मू में। आगे देखते हैं, उन आदिवासी वर्गों का पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी, मतलब वो जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति और सहाविया जनजाति। तो सही आंसर की बात कर ली जाए 10वें की, तो 10वें का जो सही आंसर है वो बी है, यानी कि दूसरा है, गद्दी जनजाति। और जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश में जो भारत की मूल निवासी हैं जो है गद्दी जनजाति। और यहाँ पे बहुत से लाहौल जनजाति, गुर्जर जनजाति, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और संथाली जनजाति आप जानते हैं कि ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जो संथाली जनजाति है, हमेशा आपने नाम सुना होगा संथाली जनजाति की। तो ये क्या है, भारत की में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। और इनका जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे निवास करते हैं, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पे। गौड़ जनजाति जो है वो भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और 13 राज्यों में लगभग ये निवास करती हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? सतरिया या सतरिया जिसे आप कहते हैं, रऊफ नृत्य, चेराऊ नृत्य, गरबा, ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सतरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, जो कि असम से संबंधित है। लेकिन 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिजोरम में चेराऊ नृत्य है। चेराऊ का वो भी बहुत ही प्राचीन नृत्य है और जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं, वहाँ बम्बू यानी कि बांस नृत्य भी कहते हैं। बांसों से संबंधित ये नृत्य है, उस पे चढ़ के लोग ऐसे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। जैसे रऊफ नृत्य की बात कर ली जाए तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दूसरा जो ऑप्शन है वो जम्मू कश्मीर से। और गरबा आप जानते हैं ये गुजरात से संबंधित है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीरी से बेंगलुरु, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। अगर आप बात करें, अगर आपने मैप पढ़ा होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैप आपको पढ़ना है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब के सीटेट में जो है, तो मैप से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। बात करी जाए कि क्या है क्वेश्चन ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के हिसाब से सबसे बढ़िया जो है वो आपको पता है, जब कन्याकुमारी आएगा तो कोई भी अगर थोड़ा सा भी कहीं पढ़ा होगा किसी ने तो लगा लेगा वो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दूसरा ऑप्शन तो इस प्रकार से सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और इसकी लंबाई कितनी है, वो 4233 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो चलने वाली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करिएगा कि रेल नेटवर्क, भारत का रेल नेटवर्क जो है दुनिया में चौथे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे रूस आता है। आगे देखते हैं, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन
अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000, 1998, 2006, 2003। तो आपको पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। यानी कि मुझे लगता है कि हिंदी की जो किताबें हैं 7-8 में, वहाँ पे भी प्राइमरी लेवल के स्कूल्स जो हैं, जो बुक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कि चैप्टर है। तो चौथा सही हो जाएगा। और बात कर लीजिए थोड़ा सा, तो 1 फरवरी 2003 को और अंतरिक्ष से लौटते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, सही है, तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, यानी कि चयन करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों पर अपने घोंसले बनाते हैं? कौवे, बसंत गौरी, सखोरा, दर्जी पक्षी। देखिए सबसे अच्छे दर्जी पक्षी, नाम भी बड़ा प्यारा लगता है। ये पत्तों को सील कर जो है अपने जो घोंसला का निर्माण करती हैं दर्जी पक्षी, इसलिए इनको दर्जी पक्षी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी वो पक्षियाँ हैं जो पेड़ के तनों में, जिसको बारबेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है। और सखोरा को आप सनबर्ड के नाम से भी जानते हैं, सनबर्ड। तो दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनके 2 नाम हैं, तो किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बसंत गौरी सही हो गया। अब कौवे की बात कर ली जाए तो जो कौवा है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक महामारी के समय में, ठीक है, के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी, ठीक है, से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्योंकि मतलब उन्होंने कहा कि अपने भोजन में आप लोग विटामिन सी जितना हो सके उसको खाइए, विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दीजिए। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख लगती है या बढ़ती है। तो वैश्विक महामारी की बात हो रही है, तो इसमें संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्या है, ताकत होती है, इसलिए विटामिन सी को भोजन में इन्वॉल्व किया गया था। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्या, कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। अगर छोटा बच्चा होगा तो सच में वो बहुत क्यूरियस होगा कि सच में क्या होता है, और वो अपने हिसाब से कल्पना करेगा कि इस तरह से होता है, क्योंकि उसे कुछ तो पता नहीं है और पहले से उसने कुछ नहीं सीखा। थोड़ा बहुत परिवार से उन्होंने सीखा होगा कि हाँ हमें भूख लगती है, हम खाते हैं तो पेट में पचता है, थोड़ा बहुत ही कम उन्होंने सुना होगा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। लेकिन इससे ये पता चलेगा कि बच्चा किस प्रकार से कल्पना कर पा रहा है। वैसे ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कहें ऑप्शन जो रहेगा वही सही होगा। पाचन क्रिया या वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। देखिए बच्चे जो है 1 to 5 है और कक्षा 5 में बच्चा पढ़ता है, वो पाचन क्रिया वैज्ञानिक तथ्यों को समझने में असमर्थ है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करेगा शिक्षक। अच्छा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, जिसके द्वारा विद्यार्थियों ने विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। खोज करना, बच्चा खोज करेगा कि मैं कितना सही बता सकता हूँ और साथ में बहुत सही बता रहा हूँ। तो वो उनके अंदर क्या है, उन्होंने कितना सीखा है अब तक, वो जानना, और उनके विचारों से उनकी कल्पना का भी जो होगा सृजन होगा, कल्पनाशील और बन पाएंगे वो। और आगे चलते हैं। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, यानी कि जहाँ पे चीज़ें रखी गई हों इकट्ठा, और वहाँ पे बच्चों को लेके जाना, भ्रमण कराना, घुमाना। क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, नक्शा बनाना एवं मापन करना। देखिए नक्शा बनाना और मापन करना जब बच्चा कुछ लिखित कार्य कर रहा होता। वर्गीकरण एवं प्रयोग तब होता जब बच्चा अपने आप से करके सीख रहा होगा। संप्रेषण एवं चरों की जहाँ पे वाद विवाद की बात होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, संग्रहालय की यात्रा हो रही है। बच्चा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक देखेगा और क्या उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें क्या अलग है, या किस प्रकार से उसका जो है बच्चा एक स्कीमा बना के अपने माइंड में आएगा, उसको कॉपी में या किसी तरह से आपको क्या करेगा, चर्चा करेगा। तो ये अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण 17 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ठीक है, वो क्या करना चाहती हैं कि अवलोकन के लिए बस जल में कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन से पदार्थ घुल जाते हैं, उसका अवलोकन करने के लिए, उसका जांच करने के लिए बच्चों से वो ये सारी चीज़ें मंगवाती हैं। तो इसका सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है? प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। प्रयोगशाला की बात छोड़िए, अगर सामान की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूलों में होता है, क्योंकि बच्चों को पूरा पोषण देने का जो जिम्मेदारी है वो उनकी है और वो देते हैं। फल भी, दूध भी, सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे। छात्रों की सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। देखिए ये सबसे बढ़िया है, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भी 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए कि कौन कौन सा और सही हो जाएगा, उसकी बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है कि छात्र जो है अपने घर से चीज़ों को लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ये चीज़ें चीनी है या नमक है, किस प्रकार से घुल रहे हैं, ये तो हमारे घरों में भी पाई जाती हैं। तो सच में क्या ये जल में घुलनशील है? कुछ बच्चे पहले से भी इन बातों को जान रहे होंगे, तो चौथा सही है। तीसरा क्या है कि छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण हो, ये भी बात सही है। परिवार को शामिल करने की इसमें कोई बात नहीं हो रही। प्राइमरी स्कूलों में प्रयोगशाला नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन पहले में है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर, देखिए ये कौन सा स्तर हुआ है, स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ठीक है, आप जानते हैं कि ईवीएस के जो थीम है, उप थीम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थीम जो है 6 हैं, इन 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। पदार्थ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं बिना कुछ सोचे, यही आपका सही है और ये 6वां है। 6 थीम है पूरी, तो ये 6वां है। और पहला क्या है, पहले की बात कर ली जाए तो परिवार और मित्र है, लिख लीजिएगा, या नोट बनाए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। दूसरा भोजन है, तीसरा आश्रय या मकान है, चौथा पानी है और 5वां यात्रा है, 6वां आपका ये है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार, कहाँ आ गया प्रश्न भाई, अधिकतर ऐसा क्यों हो जाता है। कहाँ गया? प्राथमिक स्तर की ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों का पाठ्यचर्या में लिया गया है, को पाठ्यचर्या में लिया गया है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं और बच्चों को जानना उनके बारे में ज़रूरी है, क्योंकि वो उन चीज़ों को जानकर जागरूक हो सके और आगे चीज़ों को, जैसे चला आ रहा है, जैसे दहेज प्रथा चली आ रही थी, और अगर इसके बारे में अच्छे से न बताया गया होता, न जागरूक लोगों को किया गया होता, तो अभी भी ये अपना वर्चस्व बनाए रखती है और बनाए ही है, बस दूसरी भाषा में इसको कम कर दिया गया है। आगे देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो देखिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप खुद से सोचेंगे तो खुद को सेंटर में रख के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो है बाल मजदूरी, घरेलू हिंसाएं भी होती हैं। लेकिन ईवीएस में घरेलू हिंसा हो रही है, अब घर से संबंधित है, यानी कि अपने बच्चे के पर्यावरण से, निजी जो है बैकग्राउंड से संबंधित है उनके, तो ये ऑप्शन घरेलू हिंसा तो नहीं होगा दोनों में। ठीक है। जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा को बहुत बड़ी चुनौती पहले मानी जाती थी, अब नहीं। अब माना जाता है कि दहेज प्रथा बहुत ही कम हो गई है और ना के बराबर हो गई है, जो कि सच नहीं है, लेकिन माना जाता है। देखिए बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ये सबसे पहला ऑप्शन ही 20वां का जो है वो सही हो जाएगा। कि पहला ऑप्शन ये है कि बाल मजदूरी, जो बच्चे छोटे हैं जिन्हें काम करने के लिए कहा जाता है या ज़बरदस्ती की जाती है, उसको संवेदनशील हिस्सा है, इसे पढ़ाया गया है और जो है इससे पाठ संबंधित अध्याय बनाए गए हैं। और वर्ग असमानताएं, जिसमें आप जाति भेदभाव जिसकी बात कर रहे हैं, वो बातें आ जाती हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर, ये कौन सा स्तर लिखा गया है,
स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी वादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे विशेष बात क्या कही गई है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में, कि जो रटना है उसको कम करिए, बच्चे को क्रिया करके सिखाइए, भ्रमण विधि से सिखाइए, कहानी विधि से सिखाइए, खेल विधि से सिखाइए, जिस भी विधि से सिखाइए, लेकिन रटने का बढ़ावा नहीं देना है। तो ये हतोत्साहित किया गया है, ये सही है। आगे देखते हैं। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णनों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कार्य निम्न में से कौन सा है? देखिए, जो बच्चे हैं 1 to 5, उनमें क्या है कि बुक्स जो हैं ईवीएस के जो पाठ हैं, या किसी भी पाठ, चाहे ईवीएस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का जो पाठ है, उसमें क्या है, कहानियों द्वारा चीज़ों को बताई गई हैं, और ताकि बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव करते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानी एवं वर्णन को पढ़ने में आनंद आता है। कहानी एवं वर्णन के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान हो जाता है। देखिए, जो भी ऑप्शन शिक्षक को आराम दे रहा है वो ऑप्शन गलत है। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए, तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है उसे आपको चूज़ करना है। आप जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागॉजी सेशन जब आप हल कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसा होगा कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करिए जो आपको लगे कि हाँ सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहानी अथवा वर्णन में जो पात्र होते हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी के माध्यम से अगर बच्चे को सिखाया जा रहा है कि झगड़ना सही बात नहीं है या लालच करना बुरी बात है, और टॉम एंड जेरी का जो है आप बच्चे को कार्टून दिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें जो जीतेगा, जो सही होगा, उस पात्र का कल्पना करेगा अपने आप में, कि जो अगर टॉम जीतता है तो वो मैं हूँ, जेरी जीतता है तो मैं हूँ। इस तरह से बच्चा कल्पना कर लेता है और अपने अनुभवों को पात्रों से जोड़ कर देखता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस की सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे बच्चे को हमने कुछ सिखाया और उसके बाद हमें मूल्यांकन करना है, तो डेली हम क्या करें, प्रतिदिन जो भी चीज़ हमने सिखाई डेली हम उससे प्रश्न पूछें बच्चे से, और वाद विवाद करवाएं, ताकि जो है मूल्यांकन हमें डेली मिलता रहे। ऐसा नहीं कि 6 महीने में मूल्यांकन करें और जो पिछला बच्चे ने पढ़ा है वो अगर अस्थायी तरीके से पढ़ा है तो वो भूल जाएगा कुछ, और कुछ ही टॉपिक्स उसे याद होंगे। लेकिन अगर उसी दिन जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो जो है सिखाया गया जो भी है टॉपिक, वो बच्चों को अस्थायी रूप से याद हो जाता है। आगे देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वह बैठकर अपना अपना कार्य करें। उससे उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? बहुवृद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी से सीखना जो है वो, क्योंकि किसी से बच्चा जब बोलेगा नहीं तो ग्रुप डिस्कशन होगा नहीं। ग्रुप डिस्कशन में ही जो सहपाठी होते हैं यानी कि क्लासमेट होते हैं, उनसे बैठकर बच्चा जो है चर्चा करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, और कितना सीखता है वहाँ से। तो अपने क्लासमेट से चीज़ें ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा सीखी जाती हैं, तो इसी से बच्चा जो है वंचित रह जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थी के आकलन के लिए सही है? मतलब किस प्रकार के आप प्रश्न पूछेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आज बच्चे ने जो भी सीखा है कितना सीखा है। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनकी अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। देखिए, 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि समझाना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और समझ में भी आ जा रहा है। सही आंसर, तो जो सही आंसर होगा, यानी कि उत्तरों में छात्रों के मूल विचार का मूल्यांकन गुणात्मक हो। गुणात्मक तरीके से हो, यानी कि बच्चे ने अगर कुछ चीज़ आधी बताई और फिर भी वो उसे पता है लेकिन वो आपको समझा नहीं पा रहा है, तो वो सही है, ये भी होना चाहिए, और उनके अनुभव का मूल्यांकन भी क्या हो, गुणात्मक हो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। भोजन विषय पर सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देगी? खोज का, जिससे बच्चा खोज करे। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए
क्या खाएं, अनुदेशन ये निर्देश देना कि हम स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज़ें खाएं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। छात्रों के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। हम क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे बेटा आप अपने घर में सभी सदस्यों से ये पूछें कि उनको क्या खाना पसंद है और क्या नहीं खाना पसंद है। तो इस प्रकार से भोजन विषय पर बच्चा खोज कर लेगा, प्रयोग कर लेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं इसको दृष्टिगत करना। तो 27 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्होंने मलेरिया के जो है मच्छर से संबंधित उन्होंने खोज किया था। तो वो क्या होगा, इससे भी बच्चे को जानकारी मिलेगी और किस प्रकार से वैज्ञानिक सोचते हैं, किस प्रकार से कार्य को करते हैं, किस प्रकार से वो हार नहीं मानते, उससे भी बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। और खोज जो है, अन्वेषण जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बच्चों को पता चलेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानें। इकाई योजना, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की योजना है। तो सबसे सही आंसर यही तीसरा है कि जो इकाई योजना है उसमें जो है जो सभी ऑप्शन को संक्षिप्त में वर्णन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, 28 था, अच्छा ये 29 है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, ये 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए सबसे उचित है? यानी कि जो बच्चे भाषा सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार से सिखाएंगे कि बच्चा सीख लेगा। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्र, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ करवाई जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक वस्तु देना और पाठ्य विषय वस्तु देना। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध कराना। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी वाला सबसे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पता ही कर लिया होगा कि बच्चा जो है कठिनाई सीखता है भाषा से संबंधित। तो पर्यावरण को अच्छे से सिखाने के लिए हम बड़े बड़े चित्र और ठोस वस्तुओं का जो छू कर स्पर्श करके बच्चा सीख सके और खुद क्रियाकलाप करके भी चीज़ों को सीख सके। थीम यात्रा में, तो यात्रा थीम है आपकी पता है, में बछेंद्री पाल की पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इसे सम्मिलित करने के लिए कारण हो सकता है, जैसे बछेंद्री पाल पर्वतारोहणी है तो इनसे संबंधित क्यों जो है पाठ को इन्वॉल्व किया गया, क्या सिखाने के लिए बच्चों को, ठीक है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। हाँ, ये इससे ये पता चलेगा कि सिर्फ जो है लड़के ही स्ट्रांग नहीं होते, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं। जैसे कि पर्वत को चढ़कर या उसको पार करके उसकी नपाई उसको मापना, वो कितनी ऊंचाई तक है, ये लड़कियां भी कर सकती हैं। तो लिंग रूढ़िबद्धता को क्या है, ये करेगा। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौती का वर्णन करेगा, ये भी सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, मतलब समूह में कार्य करने की व्याख्या करता है, जो कि थोड़ा सा कम लग रहा है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, नहीं, ये अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता है। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता को चुनौती देगा, ये दूसरा भी सही है। सामूहिक कार्य, ये भी सही होगा, क्योंकि बछेंद्री पाल जब भी गए होंगे तो अकेले नहीं, क्योंकि उनमें समूह, उनका जो उनके साथ रहने वाले हैं पर्वतारोहणी, वो भी उनके साथ गए होंगे। तो ये समूह चर्चा और ये अनुकरणीय आदर्श, यानी कि वो किसी से प्रेरित रही होंगी। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अनुकरणीय ऐसा नहीं कि अनुकरण, क्योंकि आपको पता है CDP में या पैडागॉजी में आप ये मानते हैं कि अनुकरण करना एक अच्छी चीज़ है। अगर अनुकरण करके भी हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे लिए सीखना अस्थायी हो जाता है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।